नमस्कार साथियों, आज हम जो है आपके सामने एक एमसीक्यूज़ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा जूनियर अकाउंटेंट है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं राजस्थान सेवा नियम से संबंधित उनको लेकर हम आए हैं आज अपना। तो आज हम बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे आपके सामने कि किस प्रकार से तो जल्दी से जल्दी आप भले ही जुड़ जाएं, है ना। तो अब हम जो है इम्पोर्टेंट क्लास जो है शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो हर एक जो सब्जेक्ट है जिसमें 12 सब्जेक्ट हैं सेकंड पेपर में जो 6 हैं, 6 में से हर सब्जेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कोई एक आरएसआर या अकाउंट्स करता है। तो अब यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको कहाँ से नंबर ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। जैसे यहाँ ये वाला जो सब्जेक्ट है और दूसरा जो जीएफ एंड आर है, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ऐसे आते हैं बिल्कुल ईजी, आप बस उनको चुटकियों में हल कर सकते हैं यदि आपको थोड़ी सी ट्रिक्स पता है और थोड़ा सा यदि आपने। तो देखिए हम सबसे पहले अपने सवाल जो है फर्स्ट पे आते हैं। इसमें दे रखा है कि पदाधिकार के निलंबन का प्रावधान किस नियम में है। तो हम जानते हैं कि हमने जब अध्याय 3 पढ़ा था तो देखिए इसमें इसका जो सही निलंबन है यानी कि सस्पेंशन में हम देखेंगे। तो देखिए हम जब बात करते हैं पदाधिकार की तो हम शुरुआत करते हैं अध्याय 3 में नियम संख्या 15 से, जिसमें क्या है आपका पहला आता है पदाधिकार जो है नियम संख्या 15 में है। और इसमें नियम जो संख्या 16 है, नियम संख्या 16 में क्या है, पदाधिकार का बना रहना। पदाधिकार कब तक बना रहता है, पदाधिकार कब तक, तो इस प्रकार का ये है। फिर नियम संख्या जो 17 है, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, ये जो है पदाधिकार का निलंबन इस उसमें है। तो ठीक है, आप यहां पर जो ध्यान रखेंगे वो जो है 15, 16, 17, 18 और 19 भी इन्हीं से संबंधित है, इसीलिए इनको आप एक साथ याद करके रखेंगे। आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सस्पेंशन यानी कि निलंबन, यहाँ टर्मिनेशन यानी समाप्ति, पदाधिकार की समाप्ति, और पदाधिकार का स्थानांतरण। यहाँ पर पदाधिकार की समाप्ति है, ये ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर पदाधिकार का क्या है, स्थानांतरण। तो इस ट्रिक्स को आप जो है याद रखेंगे और आपको भी ये चीज़ जो है 15, 16, 17, 18 जो है ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम समय लगवाते हुए, इसका जो सही आंसर था वो नियम संख्या 17 था, जो ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से अगला हम चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है। तो अवकाश का अर्जन जब हमने कौन सा अध्याय जो 10 पढ़ा था उसमें हमने अवकाश की जो सामान्य शर्तें हमने वो पढ़ी थी और हमने देखा था कि किस प्रकार से अवकाश का अर्जन होता है। तो अवकाश का अर्जन कैसे होता है, अवकाश का अर्जन किस प्रकार होता है, हमने कौन सा पढ़ा था अध्याय, हमने पढ़ा था जो अध्याय 10 में कौन सा पढ़ा था, कहां से शुरुआत होती है, 57 से, ठीक है। 57 से हमने अवकाश की जो है शुरुआत होती है। वहां पे हमने देखा था कि किस प्रकार से अवकाशों का अर्जन होता है। तो कर्तव्य संपादन से किसका होता है, हमने जो आपके सामने क्या पढ़ा था, अध्याय क्या पढ़ा था, अध्याय 10, जिसमें हमने क्या देखे थे, अवकाश की शर्तें हमने देखा था, ये अध्याय था। और अवकाश की शर्तों में फिर हमने क्या देखा था, अध्याय 10 में हमने सबसे पहला जो नियम था ये था कि अवकाश का अर्जन हमने देखा था। और अवकाश के अर्जन में हमने ये पढ़ा था कि कर्तव्य संपादन से क्या होता है, अवकाश का अर्जन होता है। तो इस चीज का आप जो है ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्तव्य का संपादन। तो हाँ, अगला जो सवाल है वो चलते हैं कि एक
कर्मचारी अपने अपने खाते में संपूर्ण सेवा काल में एक कर्मचारी अपने खाते में संपूर्ण सेवा काल में कितने दिन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों का अधिकतम उपार्जित अवकाश यानी कि उपार्जित अवकाश की मैं यदि बात करूं तो नियम संख्या देखिए आप, नियम संख्या 91 है जिसमें क्या है, पीएल है यानी कि प्रिविलेज्ड लीव होता है उपार्जित अवकाश, यानी कि ये लीव होते हैं इसमें जिनको हम क्या कहते हैं, उपार्जित अवकाश। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। तो इसमें ही देखिए, इसमें एक चीज ये भी दे रखी है 91A और 91B और 91 जो है C इसमें दे रखा है। आप इन चीज का भी ध्यान रखते हैं। तो सेवा में यदि कोई व्यक्ति है, सेवा में रहते हुए कर्मचारी को नगद वेतन, हाँ जी, क्लास आना है क्या? कल का रख लेते हैं ना, कल का। अच्छा, तो यार क्लास चल रही है और आधा घंटा हुआ है, आधा घंटे की बची है, कैसे होगा? हाँ, बीच में है। तो कल का रखते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो इनको बताओ थोड़ा सा क्लास है। ओके, तो देखिए 91A में जो सेवा में रहते हुए कर्मचारी को नगद भुगतान होता है ना, वेतन की बजाय हम शब्द इस्तेमाल कौन सा करें इसमें, भुगतान यदि शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो नगद भुगतान जो है दिया जाता है, नगद भुगतान सेवा में रहते हुए, ये सेवानिवृत्ति पर नगद भुगतान है, सेवानिवृत्ति पर नगद भुगतान जो है यहाँ दिया जाता है। तो सेवानिवृत्ति पर नगद भुगतान, मैं एक बार थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ क्लास को और मैं भेजता हूँ श्रीकांत जी को। ये लो, तो ये जो है सेवानिवृत्ति पर है। यहाँ कर्मचारी की यदि क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, कर्मचारी की मृत्यु पर ये वाला नगद भुगतान है ना, ये भुगतान ये आप जो है देख लेंगे ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अब संपूर्ण सेवा काल में कितने दिन जमा कर सकता है, तो इसमें सही जो आंसर होगा अपना 300 दिन का। तो इसमें एक अमेंडमेंट और है कि इसमें जो है 300 + 15 और 300 + 21 भी रखे जा सकते हैं, ये आप जो है ध्यान रखेंगे। इसमें एक ये था कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को अपने अवकाश जो है ऐड होते हैं। ठीक है, जितने भी उसको प्राप्त होते हैं उसके आधे जो है इस प्रकार से ये ऐड होते हैं। ठीक है, इस चीज का आप जो है ध्यान रखेंगे। ये सवाल संख्या क्या है, तीसरा है ना, ये सवाल संख्या जो है 3 है। तो 3 के बाद जो है आप जो ध्यान रखेंगे वो तो अब इसमें जो है ध्यान रखना है। अब जो अगला जो सवाल है वो है अदेय अवकाश पूर्ण सेवा अवधि में कितनी की सीमा तक जो है सीमित रहेगा, यानी कि हम कौन से अवकाश की बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है लीव, LEAV, लीव नॉट ड्यू होता है, यानी कि अदेय अवकाश। और ये कब प्राप्त होते हैं, जब किसी भी प्रकार का अवकाश उसके खाते में रहता ही नहीं है, तब इस प्रकार के अवकाश देय होते हैं। इनको ही क्या कहते हैं, अदेय अवकाश कहते हैं। ठीक है, तो अदेय अवकाशों की हम बात कर रहे हैं। तो अदेय अवकाश का पूर्ण सेवा अवधि में
कितने मिलते हैं, आपको कितने मिल सकते हैं ये पूर्ण जो है। तो इसकी अब हम जो बात कर रहे हैं ये है कहां, इस चीज का उल्लेख कहां पर है, अधेय अवकाश का उल्लेख कहां पर मिलता है, ये जो है इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए हमारे पास रूल संख्या, नियम संख्या जो है, हमारे पास नियम संख्या कौन सा है 93, 93 के 1 में, 93 के 2 में और 93 क्या है 3, इस प्रकार से हैं। तो इसमें जो है HPL यानी कि हम बात करते हैं अर्धवेतन अवकाश की, हम किसकी बात करते हैं अर्धवेतन अवकाश की। इससे क्या है आपके और सवाल भी क्लियर हो जाएंगे, तो ये आप बात जो है ध्यान रखेंगे। तो 93(2) जो है इसमें किसकी बात करते हैं अपन, यहाँ पर हाफ पे लीव हो गया, ये यहाँ पे कम्यूटेड लीव, ये क्या कौन सा है कम्यूटेड, ये आप CL नहीं है, CL किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं होता है, ये कम्यूटेड लीव की बात कर रहे हैं। कम्यूटेड लीव जो है वो क्या होता है, रूपांतरित अवकाश होता है जो मेडिकल की अवस्था में दी जाती हैं। तो ये चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाती हैं। 93(3) की बात कर रहे हैं। 93 में जो हम अभी पढ़ रहे थे लीव नॉट ड्यू, और मैक्सिमम जो है प्राप्त होती हैं 360, यहाँ ये ध्यान रखना है। और आपको जो है इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी बताई 93, ये जो आपके सवाल का आंसर कि किस नियम के तहत है। तो 93 में क्या है, लीव नॉट ड्यू यानी कि अदेय अवकाश इस नियम में है। तो आप जो है इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल आने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, आप इसको अच्छे से नोट करके रखेंगे। कुछ अन्य शर्तों के साथ बच्चा दत्तक ग्रहण छुट्टी, देखिए ये जो है कि सीमा स्वीकृत की जा सकती है। देखिए ये जो बच्चा दत्तक ग्रहण या जैसे मैटरनिटी लीव के बराबर ही इसकी अवधि है, जैसे 180 दिन वहाँ प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से बच्चा दत्तक ग्रहण जो अवकाश है वो भी वहीं प्राप्त होते हैं। यदि वैध विधि से यदि बच्चा गोद लिया जाता है तो उस अवस्था में ये देय होता है। और ये देय कब होता है, जब जीवित बच्चों की संख्या 2 से कम होती है। तो इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। तो जो अपन बात कर रहे हैं, तो ये जो अब इसका उल्लेख कहां पर है, मैं यदि यहां कह दूं ये तो इसका आंसर हो गया, इस सवाल का आंसर ये हो गया 180 दिन हो गया। बट कुछ हम देख रहे हैं कि इसका उल्लेख किस नियम में है, तो RSR के नियम संख्या 103B में इसका उल्लेख है। RSR के नियम संख्या 103B में इसका उल्लेख है। नियम संख्या 103B जो है वो बताता है कि बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो ये वाला अवकाश जो है इस नियम में है। तो इस नियम के तहत वही जो वेतन प्राप्त होते हैं वही जो है आपका, अच्छा इसका जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, ये 7/12/2011 से इसकी शुरुआत हुई है। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये आप जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब जो आगे है 103B व 7/12/11 से इसकी शुरुआत हुई है। तो अब जो है इसमें 180 दिन का वेतन, 180 दिन की अवकाश हमने देख लिया, 180 दिन, और जो है वेतन जो पूर्व में प्राप्त होता है पूर्व के अनुसार ही मिलता है, यानी कि जिस अवकाश पर जाने से पूर्व जो आपको वेतन प्राप्त होता है वही वेतन इसमें प्राप्त होगा। और अन्य अवकाशों के साथ ये अवकाश लिया जा सकता है। इन सब बातों का आप जो है ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम जो है कौन सा सरकारी कर्मचारी की अवधि में, यानी अवधि बतानी है, किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करता है। तो देखिए इसमें जो है ये यहां पर ध्यान रखेंगे, परिवीक्षणाधीन प्रशिक्षणार्थी किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं कर सकता है। इसका उल्लेख नियम संख्या किस में है, नियम संख्या 122A में है कि परिवीक्षणाधीन प्रशिक्षणार्थी को किसी भी प्रकार का अवकाश जो है नहीं दिया जाएगा। इस चीज का उल्लेख इसमें है। और 122 में भी ये है कि यदि इस प्रकार का है तो उसको अस्थायी जो कर्मचारी को जो अवकाश प्राप्त होते हैं उसी प्रकार के अवकाश जो है दिए जाएंगे। अस्थायी कर्मचारी को जो अवकाश प्राप्त होते हैं वो अवकाश जो है दिए जाएंगे।
अस्थायी कर्मचारी के बराबर। ये 122 में है और 122 ए में क्या है, 122 ए में किसी भी प्रकार का अवकाश परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को किसी भी प्रकार का अवकाश दे नहीं है, किसी भी प्रकार का अवकाश दे नहीं है। बात करते हैं, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कैजुअल लीव और जो है एक सीसीएल होती है वो भी तो अवकाश है, बट वो अवकाश का प्रकार नहीं है, वो किन्हीं अर्जित अवकाशों में नहीं आते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जो कैजुअल लीव होती है वो किसी भी प्रकार का अवकाश नियमों में नहीं आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो तो मतलब एक तरह से कंटिजेंसी जो चीज होती है कि इमरजेंसी में काम आने वाली चीज है। इसके बाद जो है अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। एक पुरुष परिवीक्षण प्रशिक्षणार्थी को 15 दिन का प्रत्युत्पास किस नियम के तहत स्वीकृत किया जा सकता है? तो देखिए, ये तो है परिवीक्षणाधीन प्रशिक्षणार्थी का, ठीक है, और 102 ए नहीं, यहां पे आप संशोधन करोगे इसमें। देखिए पैटर्निटी लीव जो है वो 103 ए में है, यहां पर 103 आ, ये सही है ना, तो आप जो है यहाँ इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ये इस चीज़ का यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ एक सवाल जो आपके लिए बन सकता है बहुत अच्छा, कि एक सवाल ये है कि ये कब से जो है लागू है। तो आप यहाँ पर 6/12/2004 से आप इस प्रकार के अवकाश को प्राप्त कर रहे हैं, ये आप चीज़ जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल जो है यहाँ पर देखिए, अपन के यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो अपने नियम भी यहाँ हम साथ के साथ करते चलेंगे। सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश, यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएल के बारे में, और हम नियम संख्या 91, ठीक है, नियम कौन सा है 91, ठीक है। एवज में नगद भुगतान की सेवानिवृत्ति पर 91 बी होता है, ठीक है, यहाँ पे तो ए बी, तो बी आ जाएगा, सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित एवज में नगद भुगतान, इस प्रकार से ये हो जाएगा यहाँ इसका सही आंसर, ठीक है। अगला जो है, एक सरकारी कर्मचारी है, वैदेशिक सेवा यानी फॉरेन सर्विस, अगर उसकी समाप्ति हो रही है और अवकाश लेता है, समाप्ति पर अवकाश ले रहा है, तो प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटना। तो इस प्रकार कब से प्रभावी होगा? देखिए, लौटने का जो है, हम जो है एक हमने अध्याय पढ़ा था यहाँ पर, वैदेशिक सेवा वाला, फॉरेन सर्विस वाला है ना, वैदेशिक सेवा। तो हम जो वैदेशिक सेवा में पढ़ते हैं वो उस प्रकार में, इसमें एक नियम है, इसमें नियम है 155 में ये है कि जब वैदेशिक सेवा से, मैं इसमें जोड़ के लिखता हूँ, से लौटने की दिनांक, तो इसमें ये उल्लेख है। देखिए, लौटने की दिनांक कब होगी? जब उसका लौटने की दिनांक जो होती है वो होती है जब वो है कार्यभार ग्रहण कर लेता है। अब बात यहाँ पर पूछ क्या रहा है, अगर उसने अवकाश समाप्ति पर अवकाश लेता है तो उसका प्रत्यावर्तन तो प्रभावी हो जाएगा जिस दिन से वह वैदेशिक सेवा में का पद त्याग कर देगा, वो वहां से रिलीव हो जाएगा, उस दिन ही वो क्या कर देगा, ये वैदेशिक सेवा से समाप्ति हो जाएगी। अब वो दिनांक कौन सी मानेंगे? लौटने की दिनांक वो मानेंगे जिस दिन वह कार्यभार ग्रहण कर लेगा। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा है, प्रतिनियुक्ति अवधि, डेपुटेशन जो पीरियड है उसके दौरान उधार लेने वाली संस्था नियोजक द्वारा सरकारी कर्मचारी का, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया, मिस्टेक है। इसका क्या होगा? देखिए, पेंशन अंशदान हो सकता है, पेंशन आंसर है इसका। प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान उधार लेने वाली संस्था नियोजक द्वारा सरकारी कर्मचारी का वैदेशिक सेवा के दौरान सरकार को चुकाया जाएगा, तो ये पेंशन अंशदान चुकाया जाएगा। इसमें मतलब ये है कि मान लीजिए किसी डेपुटेशन पे कोई राज्य कर्मचारी है, उस दौरान जो पेंशन अंशदान है वो वैदेशिक नियोजक द्वारा दिया जाता है, तो ये कह रहे हैं कि वैदेशिक नियोजक द्वारा क्या चुकाया जाता है, तो पेंशन अंशदान चुकाया जाता है। इस बात का आप जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी के और इनमें से कोई ऐसा चीज है नहीं जो वो चुकाएगा। अब कौन सा विवरण सही है? अब इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी चीज सही है, एक्यूरेट है।
तो आपको क्या है, चारों कथन पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के सवालों में देखिए आपको कॉमन सेंस भी लगाना है। इस प्रकार के सवालों में आपको कॉमन सेंस भी लगाना है। कॉमन सेंस इस प्रकार से लगाना है कि देखिए सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी को सेवा पुस्तिका लौटाया नहीं जाएगी। ठीक है, देखिए हो सकता है, अभी हम मान के नहीं चल रहे, बट ये फिर भी ठीक लग रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी कर्मचारी जब जाता है तो उसको कोई विभाग को बुक देता है क्या, नहीं, उसके रिकॉर्ड के तौर पर उसकी SRPF वहाँ रखी जाती हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कर्मचारी को भुगतान पर सेवा पुस्तक की द्वितीय प्रति नहीं दी जाएगी। देखिए ये दी जाती है, ये दी जाती है, तो ये बात तो गलत हो गई, दी जाती है। अब दी जाती है तो ये बात कैसी है, गलत है। तो सेवा में व्यवधान को सेवा पुस्तिका में देखो द्वितीय प्रति नहीं दी जाएगी, तो ये तो क्या है, गलत बात है। सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं, अब किसको दर्ज नहीं कर रहे हैं, व्यवधान को, तो ये तो गलत बात है। किया जाता है, दर्ज किया जाता है। ठीक है, इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। जब हम रिकॉर्ड अभिलेख जो है, सेवा अभिलेख जो चैप्टर है इसमें पढ़ते हैं, तो उसमें बाकायदा हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो है सेवा अभिलेख मेंटेन किए जाते हैं और जो एंट्रियां हैं वो किस प्रकार से इसमें जो है की जाती हैं। आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपका हो जाएगा आंसर आपने लगा दिया था क्या, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, नहीं लगाया, पूरा नहीं हुआ। किसी भी मामले में सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये बात भी गलत है। क्योंकि यदि जो मूल प्रति है, मूल प्रति खो जाती है, तो मूल प्रति जब खो जाएगी तो क्या होगा, इस द्वितीय प्रति जो किसने ली है, कर्मचारी ने ली है। यानी कि हमने यहाँ कहा था प्रति दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, तो दी जाती है, तो किसके पास रहेगी द्वितीय प्रति, सिर्फ कर्मचारी के पास। तो जो कर्मचारी के पास क्या है, द्वितीय प्रति है, उसको उपयोग में लिया जा सकता है। यदि मूल प्रति खो जावे तो उपयोग में, यानी कि उसकी जो कॉपी है उपयोग में लिया जाएगा, और द्वितीय कॉपी कहां होगी, यदि कर्मचारी ने प्राप्त कर ली है कॉपी तो इस प्रकार से ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और इस प्रकार से ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं, प्रत अधिकारों का उपयोग के संबंध में सामान्य शर्तें किस प्रकार हैं। तो देखिए इसमें जो है, इस चैप्टर में जो है हमने 16 अध्याय जो 16 है, इसमें 3 ही नियम हैं। इसमें जो है 165, 166 और 167 ये 3 नियम हैं। इसमें जो है 3 नियम हैं, तो 3 नियमों में 167 ये है, तो इसमें जो है शर्तें जो हैं वो 167 में हैं, वो नियम संख्या 167 में है। ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या है, अधिकारों का प्रदत्तीकरण जो है, अधिकारों का प्रदत्तीकरण, ये वाला जो चैप्टर है आप इसको इमेज में ध्यान रखेंगे, ये बनाकर इसमें जो शर्तें हैं वो इसमें दे रखी हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है अगला जो सवाल है हमारा, उस पर चलते हैं। राजस्थान सिविल सेवा कार्य, इसके तहत नियम 4 के तहत कर्मचारियों को पद ग्रहण की क्या है, मिट गया है ना, वो पदभार ग्रहण के लिए समय की, ये इसमें क्या हो सकता है, देखिए इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ये तो देखो समय हो सकता है यहाँ पे, है ना, मतलब देते हैं या कुछ भी हो जाएगा ना। तो देखिए नियम 4 के अंतर्गत कर्मचारी को पता करने समय कितना देते हैं, तो देखिए इसमें जो है नियम संख्या जो 4 है, इसमें मैं अब वैसे ही बात कर लेते हैं। नियम संख्या 4 में क्या है
कि कब कितना समय मिलेगा, इस प्रकार का उल्लेख है। तो इसमें जो है ये वाली जो है शर्तें हैं ज्वाइनिंग टाइम में। तो वो सार्वजनिक हित में अपन क्या करते हैं, स्थानांतरण को एक स्थान पर दूसरे जाता है तो सार्वजनिक हित में इसमें सामान्य नियम है पहला ही। तो इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वाला। तो अगला जो इसमें है कि राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 के 6(1) में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? तो इसमें अपन प्रावधान देखेंगे कि क्या प्रावधान है। तो देखिए 6(1) में ये है कि यदि कार्य ग्रहण काल नहीं यूज कर पाए आप, तो उसमें क्या है, उसके पीएल बना देते हो आप। पीएल बना के और खाते में यानी कि पीएल का अकाउंट होता है, खाते में जोड़ दिया जाएगा, खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि जो अनुपार्जित वो 6(1) में है। ठीक है, इस प्रकार को आप जो है ध्यान रखेंगे। तो अब जो अगला सवाल है अपना, अब उस पर चलते हैं। तो वो है आपका कार्यग्रहण काल के दौरान राज्य कर्मचारी को निम्न में से क्या दे नहीं है। तो देखिए आपको जो है वेतन मिलेगा, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता नहीं मिलेगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरकारी कर्मचारी को कार्य ग्रहण काल कब प्रारंभ होता है? कब प्रारंभ होता है? तो ये कब प्रारंभ होता है? तुरंत बाद में। ये आप जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही देखिए हम यहाँ नॉर्मली बात कर रहे हैं, जैसे ही वह रिलीव होगा, जैसे ही वो वहाँ से छूटेगा, उसी दौरान क्या है, कार्य मुक्त होने के तुरंत बाद से ये जो ज्वाइनिंग टाइम पीरियड है वो शुरू हो जाता है। आप इस चीज़ का जो है ध्यान रखेंगे। तो देखिए जो सिविल ये जो ज्वाइनिंग टाइम पीरियड वाला जो कुछ सवाल है, इसमें भी बहुत सारे सवाल जो है पूछे गए थे। तो राजस्थान सिविल सेवा कार्यभार ग्रहण काल नियम 1991 202(2) के तहत एक सरकारी कर्मचारी को नवीन पद पर, अब वो कहाँ जा रहा है, नवीन पद पर, कहाँ से, इसके अकॉर्डिंग नियम संख्या कौन सा है, 2(2), कार्यभार करने नए पद स्थापित स्टेशन तक यात्रा हेतु दिए जाने वाले समय क्या कहलाता है? इसमें ये कार्य ग्रहण काल, यहाँ पे आप इसमें लिख लो कार्य ग्रहण काल। ठीक है, विश्राम काल नहीं होता, समय समय की कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें जो है, इसमें ये वाला यानी कि कार्य ग्रहण काल कहलाता है। ये अपन जानते ही है ना, ये अपन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। अगली बात यह है कि एक सरकारी कर्मचारी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा, यदि कोई अवेटिंग फॉर ऑर्डर्स है, अवेटिंग फॉर पोस्टिंग ऑर्डर्स यानी एपीओ है, इसको कहते हैं पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा। यदि कोई इस स्थिति में है तो अन्य स्थान से पद को ग्रहण करने हेतु कार्य ग्रहण का उपयोग कर सकता है। तो देखिए यदि पहले से ही अवेटिंग फॉर ऑर्डर्स है, कोई व्यक्ति यदि अवेटिंग फॉर ऑर्डर्स है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसको 4 दिन का ही समय मिलेगा, चाहे उसका ट्रांसफर कहीं भी हो जाए, कितनी भी दूर हो जाए। इस चीज का आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए नियम 5(4) में, 5(4) किसका है, कार्यग्रहण काल वाला ही है ना, ज्वाइनिंग टाइम पीरियड 1981 की बात हो रही है। अधिक कार्यग्रहण काल में अधिकतम 20 दिन की सीमा तक वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? तो इस प्रकार से इसमें जो है सवाल पूछा गया है। तो इसमें जो है जो किया जा सकता है वो कौन कर सकता है, बताइए। इसमें इस प्रकार जो है विभागाध्यक्ष ही इसमें कर सकता है। इसमें जो सही आंसर है वो आपको विभागाध्यक्ष हो जाएगा। अगला सवाल जो है उसकी बात करते हैं, परिवीक्षाधीन से तात्पर्य क्या होता है? परिवीक्षाधीन जो है उसका मतलब क्या होता है? तो बताइए, एक व्यक्ति जिसे संवर्ग में स्थायी रिक्त के विरुद्ध नियमित रूप से क्या कर दिया जाए, नियमित रूप से चयन कर नियुक्त किया जावे, तो वह परिवीक्षाधीन कहलाता है। तो ये जो है आप क्या करेंगे, इसमें आंसर सी इसमें हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जिसे किसी सेवा के संवर्ग में स्थायी रिक्ति कैसे स्थायी, उसके विरुद्ध कैसे कर रहे हैं अपन, चयन करके नियुक्त कर रहे हैं नियमित रूप से। अभी नियमित रूप से कर रहे हैं और जैसे ही स्थायी रूप से करेंगे, जैसे ही उसका फिक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आप जो है बात ध्यान रखेंगे। अगला जो है
मानदेय से क्या अभिप्राय है। तो मानदेय जो है ये होता क्या है, ये आप बताएंगे। मानदेय क्या होता है, होनोरेरियम क्या होता है, और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पर है, तो ये आप जो है एक बार बताएंगे। मानदेय क्या होता है, तो मानदेय देखिए, जब हम अध्याय 2 हम पढ़ रहे थे, अध्याय 2 जिसमें क्या है, अध्याय 2 की में परिभाषाएं जो हैं, अध्याय 2 उसकी परिभाषाओं में मानदेय से अभिप्राय। तो इसमें 7-13 में जो है 7-13 में मानदेय है। क्या है, मानदेय। सात 13 में क्या है, मानदेय है। तो 7-13 में क्या दे रखा है, मानदेय। इसको इंग्लिश में आपको जो है होनोरेरियम कहते हैं, होनोरेरियम। ठीक है। और ये जो है एक आवर्तक या अनावर्तक भुगतान होता है। कि ये होता क्या है, कभी कभार कोई अतिरिक्त प्रकृति का कोई कार्य कर लेता है तो उसके बदले में रिकरिंग या नॉन रिकरिंग का मतलब होता है एक विशिष्ट समय अवधि के बाद रिपीट होने वाला ऐसा कोई हो, या आवर्तक तो ये हो गया, अनावर्तक यानी कि जो केवल एक बार मिलता है या बार बार नहीं मिलता है उस प्रकार से। तो इस प्रकार एक राज्य कर्मचारी को सामयिक या कभी कभार प्रकृति, यदि ये बिल्कुल यही हो गया, अतिरिक्त कार्य के लिए एक जो वेतन मिलता है ना, उसके लिए अलावा ही है ना, उसका जो भुगतान होता है वो होनोरेरियम कहलाता है। इसका उल्लेख अध्याय 2 परिभाषाओं के नियम संख्या 7-13 में दे रखा है। तो अब आप जो है इस चीज को ध्यान रखेंगे, होनोरेरियम भूल तो नहीं जाएंगे। तो अब जो है अगला जो है, राजस्थान सेवा नियम खंड के किस नियम में प्रथम नियुक्ति के समय आयु। तो प्रथम नियुक्ति के समय हमने देखा था 8 का, ये अध्याय 3 था। अध्याय 3 जो है हमने देखा था, अध्याय 3 हमने जो देखा था, सेवा की सामान्य शर्तें। सेवा की सामान्य शर्तें यानी जनरल कंडीशंस ऑफ लीव, सेवा की सामान्य शर्तें, जनरल कंडीशंस ऑफ शर्तें यानी कि जर्नल कंडीशंस ऑफ लीव। तो ये वाला जो है था अध्याय 3। तो अध्याय 3 जो है इसमें जो है नियम संख्या 8 के था, ये वाला था। ठीक है। तो अब जो है अगला नेक्स्ट करते हैं कि राजस्थान सेवा का नियम का जो नियम 9 है वो किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, जन्म तिथि, नाम में परिवर्तन, नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पदाधिकार। देखिए पदाधिकार तो है आपका 15 में, नियम संख्या 15 में है। तो नियम संख्या 15 में है। ठीक है, नियम संख्या 15 में है। ये फोन मुझे लगता है स्विच ऑफ ही हो गई मानेगा। तो नियम संख्या 15 में है। तो अब इसमें जो है इसका जो सही जवाब होगा, देखिए जब हम नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं वो नियम संख्या 9 में है, 10 में आपका उसका फॉर्मेट है और 11 फिर 12 इस प्रकार से छूट किस में है और कौन सक्षम अधिकारी है। सक्षम अधिकारी इसमें 11 में है, सक्षम अधिकारी कौन देगा मतलब वो, और 12 में अपन पढ़ते हैं कि छूट किस किस को। तो इस प्रकार से नियम संख्या 9 हम जो है क्या आ जाएगा, नियुक्ति के समय जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र इसमें दे रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है समझ में नहीं आया तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, तो आप जो है हमें बता सकते हैं। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र करने से मुक्त राज्य कर्मचारी कौन कौन से हैं। उच्च सेवा एक जो 2 माह से कम अवधि के लिए है तो उसको कोई जरूरी नहीं है। जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित है उसका मेडिकल रजिस्टर हो गया है तो भी नहीं कराएंगे। जो सेवानिवृत्ति को तुरंत बाद किया गया, तो ये सभी जो है इसका सही आंसर है। इन सबको मेडिकल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे।
अच्छा, ये नियम संख्या अभी जैसे हमने बताया नियम संख्या 12वां है। ठीक है, अगला जो है पदाधिकार का मौलिक सिद्धांत क्या है। मौलिक सिद्धांत देखिए, पदाधिकार के मौलिक सिद्धांत जो है, पदाधिकार है कहाँ पे, नियम 15 में। जैसे हमने बताया था अभी जो फर्स्ट में बताया था, नियम जो 15 है वो पदाधिकार का उल्लेख करता है, पदाधिकार का उल्लेख करता है। तो उसमें जो है आप कि एक स्थायी रूप से रिक्त पद है, यानी कि पद क्या है, एक। ठीक है, 2 कर्मचारी, 2 या अधिक कर्मचारी नहीं। ठीक है, एक स्थायी पद पर। अब दूसरी बात क्या है, एक पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार हो। वही बात हो गई कि एक ही स्थायी पद है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार है और उस पद पर किसी अन्य व्यक्ति को पदस्थापित नहीं कर सकते हो आप, इस प्रकार से है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये पदाधिकार के मौलिक सिद्धांतों में ही हमने पढ़ी है। एक कर्मचारी एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक स्थायी पदों पर नहीं रह सकता। ये बात भी स्थायी रूप से नियुक्त नहीं कर सकता, अस्थायी रूप से हो सकता है कि अतिरिक्त चार्ज भार दे दें, लेकिन स्थायी रूप से ऐसा संभव नहीं है। तो ये सभी जो है किसमें शामिल हैं, पदाधिकार के मौलिक सिद्धांतों में, जो नियम संख्या 15 में वर्णित है। इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। प्रत्येक राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा, तो अवकाश लेखा जो है 87A में रखा जाता है। देखिए, जब हमने नियम संख्या 87, यहाँ मैं अध्याय भी लिख देता हूँ, अध्याय जब हम अवकाशों के प्रकार पढ़ रहे थे, अध्याय 11, यानी कि यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अध्याय 11 जो हमने पढ़ा था, अध्याय 11 जो हमने पढ़ा था, अध्याय 11 जो हमने पढ़ा था उसमें अवकाशों का प्रकार था, अवकाश। ठीक है, अवकाश ही हमने पढ़ा था। इसमें 87 एक जो एप्लीकेबिलिटी थी, कि किन पर लागू होते हैं, एप्लीकेबिलिटी थी। और 87 जो ए था, 87A था वो लीव अकाउंट से रिलेटेड था, कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके खाते रखे जाएंगे, तो लीव अकाउंट था। और इसके बाद जो है हमने देखा था 87B के 1 में, बी के 1 में क्या था, राजपत्रित अधिकारी के लीव अकाउंट। और इस सेकंड में 87B, यदि कहीं कहीं खा भी लिखा मिलेगा और यहाँ का लिखा मिलेगा, है ना, इस बात का भी आप जो है ध्यान रखेंगे। जो ये सेकंड था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसमें अराजपत्रित अधिकारियों के जो लीव अकाउंट इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। राजपत्रित अधिकारियों के लीव अकाउंट, ये भी आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, सत्यासी ख फर्स्ट सेकंड राजपत्रित ये हो गया, और राजपत्रित। तो अब आप जब भी आपसे पूछा जाए सवाल, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आप जो है यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे 87 ख या बी फर्स्ट में राजपत्रित अधिकारियों को लीव अकाउंट कौन रखता है, जहाँ पर इनकी सेवा पुस्तिका होती है, और ये जो है आप जानते हैं कार्यालयाध्यक्ष के पास होते हैं। ठीक है, इस बात का जो है आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये जो है, अब देखिए कहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो हमने ये नहीं लिखा कि प्रपत्र संख्या कौन कौन सा था, तो इसमें जो प्रपत्र संख्या था वो कौन सा था, परिशिष्ट के, ये किसमें है, 87A में है, कि भैया कहाँ रखेंगे आप, परिशिष्ट सेकंड के जो प्रपत्र संख्या 1 है उसमें आप जो है रखेंगे। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम अगला सवाल चलते हैं। तो अपने हो गए 27। अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों का अवकाश लेखा किसके द्वारा रखा जाता है। अराजपत्रित, जैसे कि अभी हमने जैसे स्लाइड में बात किया कि अराजपत्रित कौन रखेगा, कार्यालय अध्यक्ष। यहाँ पे ये लिख लेंगे आप, कार्यालय अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे कार्यालय अध्यक्ष। तो अगले सवाल का आंसर भी यहीं से आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, अगले चलते हैं।
एक राज्य कर्मचारी अपने अवकाश लेखों में अधिकतम कितने दिनों का उपार्जित अवकाश रख सकता है? ये वही सवाल जो हम अभी करके गए हैं, ये देखिए कितना रिपीट हुआ है। तो अधिकतम जो है हमने पढ़ा था 315 दिन का जो है अवकाश रखा जा सकता है। एक राज्य कर्मचारी असाधारण अवकाश, साधारण हमने जो है ये असाधारण अवकाश यानी कि 96 में हमने पढ़े हैं नियम संख्या में, ये इनको अपन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है हम इनको कहते हैं। और तो किसी भी प्रकार का जो है इसमें जो नियम संख्या 97 में विभिन्न प्रकार के अवकाशों में जो वेतन मिलता है उसका उल्लेख है। विभिन्न प्रकार के इसमें भी जो फिफ्थ है, इसमें भी जो फिफ्थ है 97 का जो फिफ्थ है उसमें दे रखा है कि इसमें किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं मिलता है। यहाँ पे इस बात का उल्लेख है, ये आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल जो है हम चलते हैं, एक राज्य कर्मचारी को कितना विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसमें जो है कितना स्वीकृत किया जा सकता है, ये अधिकतम जो है 24 माह का विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे और इसका जो उल्लेख है वो नियम संख्या 99 में है। नियम संख्या 99 में इसका उल्लेख है, इस बात का भी आप जो है ध्यान रखेंगे। तो अगला जो सवाल है वो हम कि कोई भी महिला कर्मचारी है उसको प्रसूति अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव नियम संख्या आप जो है बात करेंगे नियम संख्या 103 में जो है मैटरनिटी अवकाश जो है कितने दिन का मिलता है? आपको 180 दिन का मिलता है। और जो हमने पढ़ा था 103B में, 103B भी पढ़ा था हमने, जो दत्तक ग्रहण अवकाश था, यदि कोई महिला वैध विधि से बच्चा गोद लेती है जिसकी उम्र 1 साल से कम की हो तो उस स्थिति में उसको दत्तक ग्रहण अवकाश 103B भी 180 दिन का प्राप्त होता है। ये आप जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैटरनिटी लीव 180 डेज। ठीक है, आप यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला जो है सामान्यतः एक सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर निरंतर कितनी अवधि तक रह सकता है? तो कितनी अवधि तक जो है रह सकता है? तो वो अगर नॉर्मली हम बात करेंगे तो 4 वर्ष जो है और प्लस 1 यदि बढ़ानी हो तो वो कौन बढ़ाएगा? प्रशासनिक विभाग जो है प्रशासनिक विभाग बढ़ा सकता है विशेष परिस्थितियों में। इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। जो अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 5 वर्ष तक। और आईबी के मामले 5+2 भी हो सकती है, ये हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद जो है अगला सवाल जो है हम चलेंगे कि निम्न में से कौन सी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं की जाती? देखिए, सेवा में जो प्रविष्टि की जब बात आती है तो जो रिकॉर्ड का हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें इस प्रकार की बातें हम करते हैं। और जो है ये जो प्रविष्टि की बात करते हैं ये नियम संख्या 15 हम जो है अध्याय 15 है, अध्याय 15 किस चीज का है? आपका सेवा अभिलेख का है। सेवा अभिलेख का है अध्याय 15। तो अध्याय 15 जो है सेवा अभिलेख, जिसका जो नियम है वो नियम संख्या 160 से 164 तक उल्लेख। ठीक है, नियम संख्या 160 से 164 तक उल्लेख है। ठीक है, इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। नियम संख्या 161 में जो है प्रविष्टियों का उल्लेख है। इसमें जो नियम संख्या 161 है वो कौन सी प्रविष्टियां की जाती हैं उसका उल्लेख है। तो प्रविष्टि जो होंगी वो नियम संख्या 161 है। तो जन्म दिनांक, निलंबन तो आकस्मिक अवध, देखिए खास बात ये है इसका उल्लेख नहीं होता है। आकस्मिक अवकाश प्रत्येक जो वर्ष होता है यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलती हैं, और जैसे 15 मिलती हैं, किसी को 25 मिलती हैं आकस्मिक अवकाश राज्य सेवा में, वो एक अलग बात है। इनका प्रविष्टि नहीं की जाती है। तो इसका जो है सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो सवाल है कि निम्न में से किस श्रेणी के कर्मचारी हेतु सेवा पुस्तिका का संधारण आवश्यक है? तो देखिए
सेवा पुस्तिका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 164 के तहत इनकी जो सेवा पुस्तिका हैं वो अलग से रखी जाती हैं, इनकी अलग से रखी, इनकी सेवा पुस्तिका न होके उसको अपन क्या कहते हैं, सेवा विवरणिका इनकी रखी जाती है। तो इनकी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और 4th क्लास वालों की इनकी अलग से रखी जाती हैं नियम संख्या 164 के प्रावधानों के तहत, और वो भी कहाँ रखी जाती हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रखी जाती हैं, मेंटेन की जाती हैं। इस बात का जो है आप बेहद ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारा वो है राज्य सेवा नियमों के विभिन्न नियमों के अंतर्गत जो सक्षम प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने हेतु किस परिशिष्ट में अधिकारियों की, तो ये अपना जो है कितनी बार पूछा गया सवाल है, कितनी बार पूछा गया सवाल है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, परिशिष्ट संख्या 9 है, ये सभी आप जो है जानते हैं। तो राजस्थान सिविल सेवा ये वाला जो नियम है, इसके नियम किस पर लागू नहीं होते हैं, तो किस पर लागू नहीं होंगे, देखिए वर्क चार्ज हैं उन पर लागू नहीं होंगे, आकस्मिक इन पर भी नहीं होंगे, अनुबंध तो इन पर भी नहीं होंगे। तो उपरोक्त सभी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो अब यह अस्थायी स्थानांतरण के लिए कार्य ग्रहण काल, देखिए यदि इसमें यह है कि 180 दिन के लिए अस्थायी जो ट्रांसफर है, 180 दिन के अस्थायी स्थानांतरण, वो जो हमें बात है ये क्या है, हमें पहले ही पता होनी चाहिए कि हम जो स्थानांतरण कर रहे हैं ये स्थानांतरण अस्थायी है। तो 180 दिन का अस्थायी स्थानांतरण, तो कोई ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी ज्वाइनिंग टाइम प्राप्त नहीं होगा, इस बात का जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जब एक सरकारी कर्मचारी जो पदस्थापन के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हो का स्थानांतरण किसी दूसरे स्थान पर कर दिया जावे, देखिए अभी जो हमने बात की थी इससे पहले भी ये सवाल हमने पढ़ा था कि पदस्थापन के आदेशों की प्रतीक्षा में है और किसी स्थानांतरण किसी दूसरे स्थान पर कर दिया जावे, जिसके कारण उसका, हम ये कह रहे हैं कुछ भी हो जावे उसको 4 दिन ही मिलेंगे। हमने अभी पहले भी बताया था, ये सवाल रिपीट हो गया है। देखिए ये जो हम सवाल करा रहे हैं ये ओल्ड पेपर हैं, पुराने, इनका सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है रिपीट आप देख रहे हैं, रिपीट 3 जो 4 सवाल हैं वो दूसरे पेपर में ही रिपीट हो गए हैं। तो ये 2 पेपर हैं जिनका हमने सॉल्यूशन तैयार किया है आपके लिए, और इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आप इस चीज़ का भी जो है ध्यान रखेंगे। तो 4 दिन का जो है इसमें समय मिलेगा। जब पूर्ण कार्यग्रहण दिवस का लाभ कोई राज्य कर्मचारी नए पद का कार्यभार ग्रहण करते तो शेष कार्यग्रहण का दिवस उपार्जित अवकाश के, ये जो है हमने देखा था, हमने इसको देखिए ये भी एक रिपीट सवाल है और ये भी हम जो है देख चुके हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, उसको जोड़ देते हैं उसके खाते में। ठीक है, अब जो है इसमें अगला सवाल जिन राज्य कर्मचारियों का भुगतान सरकार द्वारा स्थानीय निधि से, यानी कि सरकार द्वारा नियंत्रित है और स्थानीय निधि लोकल फंड से किया जाता है। तो देखिए जो स्थानीय निधि है, यहाँ आप जो है ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि आप पढ़ते हो संचित निधि, आप क्या पढ़ते हो, संचित निधि, आप पढ़ रहे हो संचित निधि का उल्लेख। जब आप GF&R पढ़ोगे तो वहाँ इसके आने के चांस जो है ज़्यादा रहते हैं। लोक लेखा निधि इसका जो है उल्लेख कहाँ है। अब दूसरा जो है आकस्मिक, इनका आप जो है आकस्मिक निधि, इनका आप जो है ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आता है स्थानीय निधि, आप इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना जिस प्रकार से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी इसको
लिख पाएंगे 266 1, 266 2, 267 2, 268 2। इस प्रकार से आप जो है इसको ध्यान रखेंगे कि ये विभिन्न प्रकार की निधियां जो आपको भी परेशान करती हैं उनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। अब बात आती है हमारे कौन कौन से राजस्थान सेवा नियम प्रावधान इन पर लागू होते हैं। देखिए हमने जो ये पढ़ा था सर्विस अंडर लोकल फंड्स, तो इसमें जो है सारे रूल जो है लागू होते हैं 1 से लेके, क्या हुआ इसमें गायब हो गए क्या? 11 भी तो अध्याय होना चाहिए इसमें 10 तक, तो इसमें जो है अध्याय, अच्छा इसमें गायब हो गया है। या देखिए यहाँ पे कर लो 12, तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 1 से 12 तक, वैसे 12 अब है नहीं तो 11 तक सटीक और भी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अगला सवाल जो है हम चलते हैं। यदि किसी राज्य कर्मचारी को स्थानांतरण उसके अवकाश काल में हो गया, क्या हो गया? यदि किसी स्थानांतरण हो गया, कहाँ हुआ है? वैदेशिक सेवा में। ये इंपॉर्टेंट बात, ये 3 चीजें, स्थानांतरण हुआ है, वैदेशिक सेवा में हुआ है और अवकाश काल में था वो है, तो उसका अवकाश पर रहना और अवकाश वेतन उसी समय से, इस जो आदेश दिनांक है ना, स्थानांतरण की जो आदेश दिनांक है उसी से। तो देखिए इसमें कहीं दिख रहा है कि आपको ऐसे स्थानांतरण की दिनांक से जो है ये बंद कर देगा, तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी हो जाएगा। इसको हम पढ़ चुके हैं। पितृत्व अवकाश कितने दिन तक और कितनी बार स्वीकृत किया जा सकता है? पितृत्व अवकाश जो है नियम संख्या 103A में वर्णित है और 103, देखिए 103 में क्या है? मैटरनिटी लीव, यानी कि मातृत्व अवकाश। मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, मुझे क्या इंग्लिश की थोड़ी सी आदत खराब पड़ी हुई है, मैं झट से इंग्लिश लिख देता हूँ। तो इसमें जो है मातृत्व अवकाश इसमें है, ऐसी बात नहीं है, मेरी हिंदी भी ठीक है। ठीक है, 103A जो है वो पितृत्व अवकाश है, पितृत्व। ठीक है, और इसमें और भी हैं, 103B भी है, 103C भी है। ठीक है, इसमें CCL चाइल्ड केयर लीव, ठीक है, ये भी है। इसमें 103B भी है। 103B में क्या है? दत्तक ग्रहण अवकाश, जो हम बार बार देख चुके हैं, दत्तक ग्रहण अवकाश इसमें दे रखा है। इस बात को अभी आप जो है ध्यान रखेंगे। 103 जो C है इसमें भी आप जो है ध्यान रखेंगे। अब जो अगला सवाल है, एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को तो कितने दिन का? तो देखिए महिला को तो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए इसमें पुरुष कर्मचारी लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई नियम इसमें है नहीं, क्योंकि महिला को है कि महिला यदि वैध विधि से 1 वर्ष से कम उम्र का बच्चा गोद लेती है, दत्तक ग्रहण करती है, तब उस स्थिति में इस प्रकार का देय होता है। तो अब जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समेकित निधि गठित की जाती है? तो समेकित निधि 266 के तहत आती है। इससे पहले हमने जस्ट इसी को डिस्कस कर लिया था। अब जो अगला है, रूपांतरित जो अवकाश हैं, उससे तात्पर्य RSS के उपनियम। देखिए हमने कम्यूटेड लीव हमने जो है अभी इस नियम 53 में देखा था, 93 में, तो 93A हमने 93B और 93C देखा था। ये 3 जो नियम हैं वो हमने देखे थे। तो देखिए इसमें क्या था? HPL हाफ पे लीव और इसमें आपका CL यानी कम्यूटेड लीव।
यानी रूपांतरित अवकाश। और इस सी में क्या था, ABC, सी में क्या था आपका अदे, लीव नॉट ड्यू, लीव नॉट ड्यू यानी अदेय अवकाश। अदेय अवकाश ये था आपका अर्धवेतन अवकाश। तो इन प्रकार के अवकाशों को आप जो है ध्यान रखेंगे, अर्धवेतन अवकाश। ये बार बार रिपीट होने से आपको याद भी हो जाएंगे। तो उपनियम ये 93 में आप जो है ध्यान रखेंगे। ये 3 प्रकार के अवकाश हैं जो इस प्रकार से हैं, ठीक है। अगला जो है कि उच्च सेवा से तात्पर्य, उच्च सेवा से तात्पर्य किस प्रकार की सेवा से है। तो देखिए उच्च सेवा जो है नियम संख्या कहाँ पे है, अध्याय 2, अध्याय आपका 2 है और इसका नियम संख्या जो है 732 में है ना। और इसमें उच्च सेवा से ये जो ये चतुर्थ श्रेणी सेवा का नहीं हो, यानी कि चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़ दो और बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो उच्च सेवा में आती हैं, ठीक है। इस बात का यानी कि चतुर्थ को छोड़कर, चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर जितनी भी क्या है, छोड़कर सेवा, सभी सेवा क्या कहलाएंगे आपके, उच्च सेवा वर्ग। क्या कहलाएंगे, उच्च सेवा वर्ग। नियम संख्या हमने बताया 732, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार में देखिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ये इसमें 42 ईयर्स है, ठीक है। सामान्यतः अधिकतम आयु सीमा जब तक कोई विशिष्ट नहीं हो तब, है ना, सामान्य मामलों में है ये। राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में पदाधिकार के निलंबन का प्रावधान है। देखिए अभी हमने देखा था निलंबन, सस्पेंशन, तो नियम संख्या 17 था। ये दोबारा रिपीट हुआ है, लगभग 8 से 7 क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हम ये श्रृंखला आपके 50 क्वेश्चन लाएं। तो अपनी मान के चलते हैं 5-10 क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधे देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो ये हम पढ़ चुके हैं नियम संख्या 17। और इसमें भी क्या है, आप जो है नियम यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, नियम 15, नियम 16, इसमें एक जल्दी से मैं एक लिख देता हूँ पुनः, यदि कोई बीच में से आया है तो उसको भी आप जो है लाभ मिल जाएगा। नियम जो है यहाँ पर 18 और नियम जो है 19, यहाँ तक क्या है, पदाधिकारों के संदर्भ में ये होता है। यहाँ पर पदाधिकार का जो मूल जो है उसमें दे रखा है, और ये पदाधिकार कब बना रहता है, कब बना रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नियम जो 17 है उसमें ये है कि पदाधिकार का निलंबन, यानी कि मैं अगर पदाधिकार न लिख के इसको सीधा निलंबन लिख देता हूँ, निलंबन, और यहाँ पर समाप्ति, समाप्ति, और यहाँ पर जो 19 है पदाधिकार, पदाधिकार का स्थानांतरण, ट्रांसफर, इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है। तो इनको आप जो है ध्यान रखेंगे। राजस्थान सेवा नियम में किस नियम में प्रावधानित है कि अवकाश अधिकार के रूप में, तो नियम संख्या 59 आप जो है इसका ध्यान रखेंगे। नियम संख्या 59 में इस प्रकार का प्रोविजन है, अवकाश अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया सकते। इसका मतलब यह है कि आप कोर्ट जाकर या किसी, ये सारी जो शक्तियां हैं किसके पास है, सक्षम अधिकारी जो आपके अवकाश स्वीकृत के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके पास सारी पावर्स हैं। वो किन्हीं आधारों पर, जिनमें आधार जो है एक तो जनहित का हो सकता है और एक आधार ये हो सकता है कि इसकी वजह से काम जो है राजकाज में रुकावट हो सकती है। इन 2 आधारों पर वह आपके सक्षम अधिकारी जो है अवकाशों को रोक सकता है। इस प्रकार का नियम भी हमने देख लिया था। तो कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर, तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये नियम 86 है जिसमें आप कर्तव्य से जानबूझकर रहते हैं तो उसके तहत किस नियम में कार्रवाई, तो नियम संख्या 86, इसमें भी ये है कि जो सिविल सेवा, राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण जो अधिनियम है 1981 का, उसके तहत क्या कर सकते हैं अपन, उसके खिलाफ 16-17 यानी कि 17 सीसी और 16 सीसी का जो है उसकी आधार पर कितना अनुपस्थित है
तो नोटिस उसको दिया जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई जो है की जा सकती है। इस प्रकार से यहाँ आज जो है हमने 50 पेपरों 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया और उनका एक्सप्लेनेशन देखा। तो आप भी क्या कर सकते हैं हमारे साथ, इस प्रकार से जो हमारी ये सीरीज चलेगी एमसीक्यूज की, तो लगभग हम जो अगले 50 क्वेश्चन लाएंगे तो वो 50 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे। इनके अलावा होंगे, यदि आप ये वीडियो देख के वो अगर देखते हैं तो ये मान के चलें कि आपके आरएसआर में लगभग जो है वो हम थोड़ा सा साइंटिफिकली सारे चैप्टर्स का समायोजन करके जिस प्रकार से ये थे, वो काफ़ी हद तक हम उनमें ये कोशिश करेंगे कि आपके सारे चैप्टर्स मात्र 1 घंटे में सारे रिवाइज हो जाएं। तो हमारा जो प्रयास है वो ये रहेगा। और ये वीडियो आपको जो है किस प्रकार की लगी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा जो ये जो वीडियो है इसको शेयर कर सकते हैं और हमारा जो चैनल कपिल कॉमर्स क्लासेस के नाम से है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो का सभी जो है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैं कहना चाहता था कि हमारे यहाँ का जो टेलीग्राम चैनल है, ये जो PDF है आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो उसका साइज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। चैनल का नाम आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जो नाम है इसका KCC जूनियर अकाउंटेंट है ना, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल है, इस पर क्या करेंगे आप जाके इसको जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ जो ये PDF है आपको ऑल PDF वीडियोस क्विज़ेस ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्राप्त होंगी, वहाँ पर प्राप्त होंगी। ठीक है, इस प्रकार से तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपका सेशन है ये बहुत अच्छा रहा होगा। और कोई हमारे लिए सजेशन है तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दे सकते हैं, या आपको किसी प्रकार की और अन्य प्रकार की वीडियो या अन्य कोई सहायता चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कोर्स पहले से ही ऑनलाइन है। सेकंड पेपर का स्पेशली हम जो है सेकंड पेपर का मात्र जो है अभी हमारा ऑफर मुझे ध्यान नहीं है ख़त्म हो गया क्या, अभी 500 रुपये में हम पूरा जो है सेकंड पेपर ऑनलाइन दे रहे थे। और शायद अच्छा एक चीज़ और है कि किन्हीं समस्या यदि कोई अभ्यर्थी यदि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो भाई फीस देने में सक्षम नहीं है तो वो भी यहाँ आकर जो है संपर्क कर सकता है हमारी टीम से। तो उनके लिए जो हमारे यहाँ विशेष प्रकार के रियायती ऑफर भी हैं। ठीक है, एक बार वो संपर्क करें जिनको ऐसा लगता है कि भाई हमें कोचिंग की ज़रूरत है और थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो वो जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जो है सफलता के शिखर पर आप चढ़ें, आपको निकट भविष्य में जो जूनियर अकाउंटेंट पेपर है उसमें सफलता प्राप्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत।